Today we are going to discuss a very interesting and relatively new topic when it comes to definitions of law and when it comes to legal theory or when it comes to philosophy of law, or we can say when it comes to jurisprudence, and that is critical theory or critical legal theory. Let's say it more precisely. Critical legal theory is the is actually it is the newest approach towards explanation of law, and it has been very influential when it comes to even in present times. If you talk about any of the leading institute or university in the world, like if you talk about Harvard School of Law or if you talk about Oxford, or if you talk about law schools in Germany or in Italy, uh, this approach towards study of law is now being taught there. So it is uh, the most, you can say, and it is also the reality, which is what I have experienced also during my tenure when I was doing my research in West. So that this is the most popular method of legal reasoning now. So let us start at how in this question we will talk about in a very general way, that how did it start, who are the main jurists who talk about critical legal theory, and what do you get out of it. So it is often associated with this so-called Frankfurt School. So one thing for sure, it originated in Germany. It was established in Frankfurt, Germany. Frankfurt, which is also said to be the financial capital of Germany, and it is one of the most developed city in the world. As the first Marxist-oriented research center affiliated with a major German university. So one thing we should understand, that Karl Marx and his followers, we must say that जो कार्ल मार्क्स का जो का जो करिश्मा है, जिसने जनरेशन्स टू जनरेशन्स लोगों को उसकी तरफ माइल किया है, तो उस कार्ल मार्क्स की थ्योरी को लेके, कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ को लेके ये एक नया एक एक थिंक टैंक आप समझ लें कि उस वक्त ये डेवलप हुआ. Core idea of this theory is that it seeks to liberate human beings from the circumstances that enslave them. So, of course, कार्ल मार्क्स की अगर आप लोगों ने इसकी थ्योरी पढ़ी हो तो उसमें यही बात होती है ना हमेशा कि जो मजदूर तबका है या मेहनत कश जो तबका है, उनको वो राइट्स नहीं मिलते जो उनको मिलने चाहिए, और वो ऐसे सर्कमस्टांसेस जिनमें लेबर उनके पास होती है, मेहनत उनकी होती है, लेकिन उसका फ़ायदा अपर क्लास उठाती है. तो वो जो क्लास डिफरेंस है उसके बारे में ये इंस्टीट्यूट ज़्यादा उससे कंसर्न था. इट इज़ बेस्ड ऑन कार्ल मार्क्स यानी एंड फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड जो था वो उसके आइडियाज़ में साइको एनालिसिस. हम सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी में नहीं जाते, लेकिन सिगमंड फ्रॉइड और कार्ल मार्क्स दोनों के आइडियाज़ को लेके उस वक़्त ये क्रिटिकल लीगल थ्योरी डेवलप की गई थी. और ये पहली दफ़ा मैक्स होरखाइमर, ही वॉज जर्मन, और उसने इसको इस थ्योरी को आप कह लें कि को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया था, अगर आप इसको एक सेंटेंस में लाएं तो. सो व्हाट इज़ द मेथड ऑफ स्टडी इफ़ यू आर कंसर्न्ड विद द क्रिटिकल लीगल थ्योरी. लेट्स से कि मैं क्रिटिकल लीगल थ्योरी को अच्छा समझता हूँ, तो मेरा मेथड ऑफ स्टडी क्या होगा. One thing is to thoroughly historical perspective of a society on a given point, कि आज अगर मैं ये समझता हूँ कि इंसान इस हालत में है या लॉ की ये शेप है जिसने सोसाइटी को इफ़ेक्ट किया है, तो इस पॉइंट तक पहुँचने में हिस्टोरिकली कौन कौन से फैक्टर्स किन्होंने उस पर इफ़ेक्ट किया कि आज हम तारीख़ की इस नहज पे पहुँचे हैं. तो वो सारी थॉरो स्टडी जो है हिस्ट्री की, वो क्रिटिकल थ्योरी का
जो एडवोकेट है, क्रिटिकल थ्योरी को मानने वाला है, वो करता है। और दूसरा काम वो क्या करता है, वो इंटीग्रेट करता है किसको, सोशल साइंसिस को, एंथ्रोपोलॉजी को, इकोनॉमिक्स को, हिस्ट्री को, पॉलिटिकल साइंस को, साइकोलॉजी को। अब तो आप यहाँ से हिसाब लगाएं, अभी जो हमने एनालिटिकल लीगल पॉलिटिक्स पढ़ा या प्योर थ्योरी ऑफ लॉ पढ़ा, उससे ये बिल्कुल हट के हम बात कर रहे हैं। ये नहीं, ये तो टोटल उससे बिल्कुल डिफरेंट जा रही है ये चीज़। वो ये, क्योंकि इसके जो मानने वाले हैं वो ये कहते हैं कि आप लॉ को या किसी भी स्टडी को बगैर दूसरी स्टडी के समझे हुए या पढ़े हुए एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। आप इकोनॉमिक्स को फाइनेंस पढ़े बगैर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप लॉ को इकोनॉमिक्स पढ़े बगैर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप लॉ को बनाने से पहले सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी पढ़े बगैर उसको बना नहीं सकते, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। यहाँ पे ये बात होती है, और ये कौन मानता है, क्रिटिकल थ्योरी को मानने वाला। तो ये देखिए कि टोटल ऑपोजिट हम जा रहे हैं जो पिछली थ्योरीज के। Aim of the study is to understand and to help overcome the social structures through which people are dominated and oppressed. So here Karl Marx is actually giving voice. ये तो typical मार्क्सिस्ट आइडिया है ना, कि oppressed लोग हैं, लोगों के ऊपर जुल्म है, तशद्दुद है। लोगों पे जुल्म और तशद्दुद वो नहीं कि आपने उसको पकड़ के आपने उसको मारा। जुल्म और तशद्दुद जिसका मतलब यहाँ पे ये है कि आपने उनको राइट्स नहीं दिए होते। और ये हमारी सोसाइटी में जो एक अनइवननेस है कि ताकतवर के पास सब कुछ है और लोअर जो तबका है बेचारा वो पिसा हुआ रहता है, ये वही बात हो रही है। द लीगल सिस्टम परपेचुएट्स द स्टेटस को इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, रेस, जेंडर बाय यूजिंग मैनिपुलेबल कॉन्सेप्ट्स एंड बाय क्रिएटिंग एन इमेजिनरी वर्ल्ड ऑफ सोशल हार्मनी रेगुलेटेड बाय लॉ। अब ये देखें, ब्लैक लॉ डिक्शनरी ने इसको ऐसे एक्सप्लेन किया है कि वो आपको यही नज़र आता है कि लॉ बड़ा जो है वो पाक है, साफ़ है, और उसको मानना ही मानना है, और वो आपकी बेनिफिशियरी के लिए, बेनिफिट के लिए बनाया गया है। लेकिन हकीकत में जो क्रिटिकल थ्योरी का मानने वाला है वो इस बात को निगेट करता है। वो ये कहता है कि स्टेटस को परपेचुएट, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए आपके जहनों में ये बात डाल दी गई है कि लॉ अच्छा है, हालांकि हो सकता है वो उतना अच्छा ना हो। यहाँ पे इसका जो कोर आइडिया ना वो यही है कि आपके जहनों में ये बात नहीं, आपको जहनी पसमानदगी में रखा गया है, आपके जहनों को लॉक कर दिया गया है, और आपको बेसिकली ये आपके जहनों में डाल दिया गया है कि भाई ये लॉ है और लॉ को मानना है और बस। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जी? लॉ इज इनसेपरेबल फ्रॉम पॉलिटिक्स, इनफैक्ट इट इज पॉलिटिकल एंड सर्व्स हु मेक्स इट। लॉ को जो बना रहा है, लॉ उसे ही सर्व कर रहा है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, और ये आपको सर्व नहीं करता। आपको लग रहा है कि आपको सर्व कर रहा है, हालांकि सर्व उन्हीं को कर रहा है जिन्होंने इसको बनाया है। इट इज़ अनसर्टन, इनडेफिनिट, इनडिटर्मिनेट एंड लीगल नॉलेज इज ऑलवेज इन डाउट। कोई सर्टेनिटी नहीं होती इसमें, कोई डिटर्मिनेशन नहीं होती लॉ में। तो आज एक लॉ है, कल वो चेंज हो जाता है। आप देखते नहीं कि कितनी चेंजेस आती रहती है, एकदम उन चेंजेस में आती रहती है, और हो सकता है वो चेंजेस किसी एक सेक्ट को नवाजने के लिए किया गया हो, और होता है इस तरह, पूरी दुनिया में ऐसे हो रहा है। तभी तो अनइवननेस है ना हमारी सोसाइटी में। अगर लॉ इतना ही इम्पार्शियल होता तो फिर क्या अनइवननेस होती, लोग बराबर ना होते? लेकिन वो ऐसा नहीं है। दिस इज द कोर आइडिया हियर। एक इंतहाई क्रिटिकल क्वेश्चन है हम सब लोगों के लिए जब हम इस थ्योरी को पढ़ते हैं। दिस इज वाई आई रियली लाइक दिस थ्योरी, क्योंकि ये वाकई वो बातें बताती है ये थ्योरी कि जो बातें हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं। लॉ इज नॉट रैशनल, न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव। लॉ जस्ट लेजिटिमाइजेज द इनजस्टिस प्रेवलेंट इन सोसाइटी। अब देख रहे हैं यहाँ पे हम एक्सट्रीम पे ही जा रहे हैं। यही कहते हैं कि लॉ जो है बेसिकली जो इनजस्टिस है ना हमारी सोसाइटी में, ये उनको लीगल कवर देता है और उनको बचाता है जो इसको बनाते हैं। इट इज़ सिस्टमैटिक एंड यूनिवर्सल, देयर इज़ नो ऑटोनोमस एंड न्यूट्रल मोड ऑफ लीगल रीजनिंग। कोई न्यूट्रल लॉ न्यूट्रल नहीं होता, वो किसी न किसी को फेवर करता है, और इनके मुताबिक वो उन्हीं को फेवर करता है जो इसको बनाते हैं। और ये एक हकीकत है, मैं पर्सनली इस हकीकत को मानता हूँ। अब हम ज्यूरिस्ट पे आते हैं। जो पहला जो मेन ज्यूरिस्ट था इसका वो है मैक्स, और इसके अलावा भी थे इससे पहले, लेकिन इस मैक्स और खाइमन ने इसको बहुत पॉपुलराइज किया ड्यू टू हिज मेथड ऑफ क्रिटिकल थ्योरी, और उसने इसको बुलंदियों पे पहुंचाया। क्यों? उसकी जो 3 पॉइंट्स है समझने के पॉइंट है कि साइंटिफिक इंक्वायरीज टू बी डन बाय कंसिडरिंग सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। कि अगर आप किसी चीज़ को अगर यानी कि पहले तो लगे साइंस को आप अलग रख दी, ये जैसे कैल्सियम नहीं कहते कि वो साइंटिफिक नॉर्म्स हैं, ये
और वो लॉ जो है, लेकिन वो कहता है कि आपने इसको पॉलिटिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर्स को जहन में रख के आप इसको स्टडी करेंगे, कोई भी साइंटिफिक स्टडी जो है। मैंस इमेंसिपेशन, लिबर्टी फ्रॉम अनसीन चेंज। इमेंसिपेशन क्या है? इमेंसिपेशन ये है ना कि उसको वो जो, अच्छा इस पूरी थ्योरी में अब आपको कुछ नई टेक्नोलॉजीज भी पता चलेंगी साथ साथ। इमेंसिपेशन का मतलब बेसिकली आप ये समझ लें कि इंसान जो वो जकड़ा हुआ है, शिकंजे में है एक, और उसको आप उस शिकंजे से, वो एक जो अनसीन शिकंजा है जिसमें मैं और आप, हम सारे, हमारी सारी सोसाइटी जकड़ी हुई है, और इस सोसाइटी को हिलाने वाले चंद ऊपर लोग बैठे हुए हैं। तो आप बेसिकली इंसान जो है वो सारी ज़िंदगी इसी कश्मकश में रहता है कि वो उस शिकंजे से बाहर आए, लेकिन वो कभी नहीं आ सकता। नो सोशल क्लास कैन गाइड क्रिटिकल थ्योरी। कोई एक सोशल क्लास, या छोट लोअर क्लास है या अपर क्लास है या मिडिल क्लास है, वो इस क्रिटिकल थ्योरी को गाइडेंस, आप वहाँ से गाइडेंस नहीं ले सकते। यूज ऑफ टर्म क्रिटिक इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कांट इन प्योर रीजन। जो इमानुअल कांट, अगेन वन ऑफ द मोस्ट जर्मन आइडियलिस्ट था ये, और बहुत इसकी इन्फ्लुएंशियल थ्योरीज थी। एंड बाय कार्ल मार्क्स इन डास कैपिटल। कार्ल मार्क्स की जो एक वो शोहरा फाक किताब है जिसमें वो इकोनॉमिक्स की और लॉ की थ्योरीज और बयान करा, जिसमें आई मीन दिस बुक नीड्स एक्चुअली नो इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली क्रिटिक का जो लफ्ज़ है वो इन दोनों ने जिस तरह से क्रिटिक का वर्ड यूज़ किया, क्रिटिकल लीगल थ्योरी वालों ने क्रिटिक का वर्ड ऐसे ही यूज़ किया हुआ है। हम इसमें ज़्यादा उसमें मैं जाना नहीं चाहते कि इमानुअल कांट की थ्योरी में अगर हम जाएं या मार्क्स की थ्योरी में जाएं तो ये दैट इज़ गोइंग टू बी अ डिफरेंट, बिल्कुल एक वो दूसरी तरफ हम चले जाएंगे। मैक्स होखहाइमर एंड अडोर्नो, ये दोनों जो थे, इन्होंने ही बेसिकली फ्रैंकफर्ट स्कूल की जो एक किस्म का उसको बुनियाद रखी थी इन्होंने। बोथ पायनियर्ड दिस स्टडी अंटिल ड्यू टू राइज ऑफ हिटलर। फिर ऑफकोर्स हिटलर आ गया और ये बेसिकली यहाँ पे हिटलर आ गया और इनको वहाँ से भागना पड़ा, और ये इवेंचुअली पहले स्विट्ज़रलैंड, फिर उसके बाद ये यूएस चले गए, और वहाँ पे यूएस में इनको हाथों हाथ लिया गया क्योंकि इनकी थ्योरीज ने फिर यूएस में भी अपनी जगह बनाई। और ये इन बेचारों को भागना भी इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो स्कूल था, एक तो ये स्कूल कार्ल मार्क्स से बहुत इम्प्रेस था, और दूसरा ये ज्यूज़ थे सारे, एंड हिटलर वाज ऑफ कोर्स अगेंस्ट ज्यूज़। और हिटलर हर उस थ्योरी से नफरत कर रहा था जो नाजी थ्योरी के खिलाफ थी, क्योंकि उस वक्त नाजिज्म का रोज आ गया था। हाँ, अब हम जिस बंदे की बात कर रहे हैं वो जिस वक्त में हम ये बात करें वो इस वक्त जिंदा है, यूर्गन हाबरमास। हाबरमास अगेन वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जूरिस्ट इन आवर टाइम, इन दिस, आज जब हम आज की बात कर रहे हैं, और ये इतना इन्फ्लुएंशियल है मेरे हिसाब में, और मैं इस एस्टिमेशन में क्योंकि क्रिटिकल थ्योरी को मानने वालों की अगर आप दो ग्रुप्स बनाए ना, तो एक ग्रुप वो होगा जो हाबरमास से इम्प्रेस है, और एक वो ग्रुप है जो हाबरमास से इम्प्रेस नहीं है। यानी कि ये इतना इन्फ्लुएंशियल है कि चाहे वो आप इसको यूएस में देख लें या आप यूरोप में देख लें, जो क्योंकि इस थ्योरी को कई दूसरी तरफ ये, अब ये अच्छा, हाबरमास बेसिकली डायरेक्टली एक किस्म का आप समझ लेंगे, ये शागिर्द भी था होखहाइमर का और इसका अडोर्नो का, लेकिन उनकी थ्योरी से कुछ इख्तलाफ भी था इसको। तो बेसिकली मैक्स वेबर से ये बहुत इम्प्रेस हुआ। मैक्स वेबर इज़ अगेन अ वेरी इन्फ्लुएंशियल सोशियोलॉजिस्ट था, वो भी जर्मनी का। तो इसने देखना, इसकी जो बात थी वो थी मास मीडिया के ऊपर। वो ये कहता है, और अगेन ये एक बहुत क्रिटिकल अप्रोच है, और ये अप्रोच को भी मैं पर्सनली इसको एक्सेप्ट करता हूँ। वो ये है कि जो मास मीडिया है हमारा जो जर्नलिज्म है, हमारा जो ये मीडिया है, ये सच को नहीं बताता, ये भी उसी एक क्लास के सच को बता रहा है, वो सच बता रहा है जो उस क्लास को, जो इस सोसाइटी को कंट्रोल कर रहा है, उनको ये फ़ायदा देने के लिए। यानी कि ये न्यूट्रल नहीं है जो हमारा मास मीडिया है, और ये हम सिर्फ कंजम्पशन है, हम सिर्फ कंज्यूमर्स हैं, हम सिर्फ न्यूज़ को कंज्यूम करते हैं, और वो न्यूज़ हमारा माइंड बनाती है। फ्री स्पीच डिबेट्स विदाउट पॉलिटिकल इंटरवेंशन कुड लीड टू सल्वेशन ऑफ पब्लिक। तो इसका रिजल्ट क्या देता है हाबरमास? वो ये कहता है कि आप बेसिकली वो डिबेट्स हों जो बिल्कुल फ्री हों, स्पीचेस बिल्कुल फ्री हों, और उसमें कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन ना हो, तभी आपकी सोसाइटी तरक्की करेगी। वरना जो इस वक्त स्पीचेस होती हैं, जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन इस वक्त मौजूद है,
वो पॉलिटिकल इंटरवेंशन जो है वो उसके होते हुए कभी भी आप इमेंसिपेशन या वो जो लिबर्टी है आप वो अटेन नहीं कर सकते. Democratic public life cannot develop where matters of public importance are not discussed by citizens in idle free speech. Revival of public sphere by bourgeoisie is need of R to form real representative public opinion. देखना पब्लिक ओपिनियन बाइस्ड आजकल जो होता है वो मास मीडिया की वजह से होता है. बुर्जुआजी इज़ अ फ्रेंच टर्म. एक्चुअली बुर्जुआजी का मतलब बेसिकली यहाँ पे ये है कि ये वो क्लास है जो कि एक पढ़ी लिखी क्लास है, जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से लोग ताल्लुक़ रखने वालों को बुर्जुआजी कहते हैं फ्रेंच में. और बेसिकली बुर्जुआजी अगर डिस्कशन करेगा विदाउट पॉलिटिकल इंटरवेंशन, उन डिस्कशन से ही पब्लिक ओपिनियन जनरेट होगा. और वही पब्लिक ओपिनियन जो है वो इंसान को इस ग़ुलामी से जिसमें हम आज हैं, इस कैपिटलिस्ट ग़ुलामी से हम तभी आज़ादी हासिल कर सकते हैं. He took critical legal studies from German idealism to American pragmatism, but still having Marxist idealism. मार्क्स से वो इम्प्रेस था, मैक्स वेबर से भी हैबरमास से इम्प्रेस था, अभी भी है, बल्कि आज की भी बात करें तो अभी भी है. लेकिन जो जर्मन आइडियलिज्म था, आइडियलिज्म का मतलब होता है कि जो चीज़ आप जैसे देख रहे हो वैसे ही है, आप उसको वैसे ही परसीव करते हैं. और अगर कोई हिडन चीज़ उसके अंदर है तो वो फिर इट विल बी अ क्वेश्चन ऑफ इट विल बी अ मूट क्वेश्चन. यानी उसमें फिर आप बात उसकी तहकीक करेंगे या उसके लिए जो आपने सच उगलवा. यानी इसको मैं ऐसे भी बता सकता हूँ कि अगर आप एक चीज़ देख रहे हैं, जो चीज़ जैसी है आप उसको वैसे परसीव करें, तो इसको आइडियलिस्ट अप्रोच कहते हैं. हालांकि हो सकता है उस चीज़ के बैक एंड पे या उस चीज़ के अंदर कोई ऐसी और कोई मैटर उसमें इन्वॉल्व हो कि जिसको आप बग़ैर तहकीक के हासिल नहीं कर सकते, और उस वजह से जिस तरह से वो चीज़ नज़र आ रही है उसकी कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाए. प्रैग्मेटिक अप्रोच जो है वो हमने पहले भी रियलिज्म में पढ़ा था हमने, कि प्रैग्मेटिक अप्रोच वो अप्रोच होती है कि एक चीज़ जो आपको नज़र आती है, जिस तरह आइडियलिज्म में जो चीज़ नज़र आती है वैसे ही हो. लेकिन प्रैग्मेटिक अप्रोच में ये होता है कि जो चीज़ नज़र आती है आप उस नज़र आने वाली चीज़ को पहले अप्लाई करें, अप्लाई करने के बाद उससे जो इफ़ेक्ट्स हासिल होते हैं, उससे जो रिजल्ट्स हासिल होते हैं, उन रिजल्ट्स की बेस पे अपना आप अंदाज़ा लगाते हैं, उसको प्रैग्मेटिक अप्रोच कहते हैं. तो इसमें इसने मिक्स किया इन दोनों को. इसके अलावा इसके कुछ सब ग्रुप्स भी हैं क्रिटिकल थ्योरी के, जिसमें फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस हैं, जो लेडीज़ उनको उनकी वर्क प्लेस पे जो हरासमेंट है, सेक्सुअल हरासमेंट है, या उनका जो डोमेस्टिक वायलेंस है, या एक अनइक्वल पे, इसके ऊपर जो मूवमेंट है वो भी क्रिटिकल थ्योरीज के ही से इम्प्रेस्ड है. फिर इसके अलावा जो रेशियल इनइक्वलिटी है, जिसमें भी आपने देखा कि 2020 में जॉर्ज फ्लॉयड के जो मरने पे जो इस तरह के यूएस में हुए, इवन ड्यूरिंग कोविड-19 के लोग भी से बाहर निकले, तो ये भी वही रेशियल इनइक्वालिटीज़ है जिसमें वाइट सुपरमेसी और आपने जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं उनको सिर्फ कलर की बुनियाद पे आपने उनको मार्जिनाइज किया हुआ है, उनको आप प्रॉपर उनका हिस्सा नहीं देते इकॉनमी में, पॉलिटिक्स में. तो ये जो दोनों सब ग्रुप्स हैं इनको आप इसके अलावा भी आप स्टडी कर सकते हैं. हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्रिटिकल थ्योरी को यूएस में क्रिटिकल लीगल स्टडीज़ कहा जाता है, जिसमें डंकन कैनेडी जो हार्वर्ड स्कूल में इस वक्त भी ही इज़ अ प्रोफेसर देयर, एंड और दुनिया पूरी में उनके लेक्चर्स होते हैं. आई इवन इन यूरोप आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू अटेंड वन ऑफ हिज लेक्चर. और वो बिल्कुल उसकी यही बात है कि वो यही बात करते हैं बार बार डंकन कैनेडी भी, के सोसाइटी के अंदर जितने ये बाइसेस हैं वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के अगेंस्ट हैं. लॉ उन्हीं को सर्व कर रहा है जो उसको बना रहे. उनका मिशन क्या है? इनका मिशन ये है कि जो आपको ये लीगल डॉक्ट्राइन लगता है ना कि बड़े इम्पार्शल हैं, इनकी इम्पार्शलिटी को कुरेद के इनके अंदर से वो जो पार्शलिज्म है वो निकाल के लोगों के सामने लेके आना, पब्लिसाइज करना हिस्टोरिकल, सोशल और इकोनॉमिकल लीगल डिसीजन, उनके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, उस तरह के जो लीगल डिसीजन उन पर कैसे हिस्टोरिकल और इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंसेस थे जजेस पे जब उन्होंने ये डिसीजंस दिए हों, कोई भी जो डिसीजन जो उन्होंने दिए हों. एनालिसिस विच कैन मेक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स टू अंडरस्टैंड मिथ्स ऑफ लॉ. और जो लॉ को इतना टेक्निकल किया हुआ है ना, उनको थोड़ा आसान करके बताएं ताकि आम इंसान की बात समझ में आए. तो ये है इनका मकसद
क्रिटिकल लीगल स्टडीज़ का, जो कि इस वक्त यूएस में जो एक मूवमेंट चल रही है, जो कि इम्प्रेस्ड है इसी क्रिटिकल थ्योरी से। अब लीगल रियलिस्ट से इनका क्या, कैसे इनका आप इस डिफरेंस निकालेंगे, वो है कि एक तो रियलिस्ट की जो अप्रोच है वो प्रैग्मेटिक और एम्पिरिकल है ज़्यादा, लेकिन जो सीएलएस का जो लॉयर है वो बेसिकली उसका फोकस एक ही है, वो है कि ओप्रेस सोसाइटी के मामलात को देखना, कि जो आपकी सोसाइटी के अंदर जो इम्बैलेंस है, जो क्लास डिफरेंस है, उसको स्टडी करना। Unlike realists who considered characteristics of law different from political reasoning, CLS consider both as inseparable. अब देखना, जो आइडियलिस्ट हैं वो अपना, जो रियलिस्ट हैं वो तो कहते हैं ना कि वो भी पॉलिटिक्स अलग है, क्योंकि वो तो पॉलिटिविज्म पे भी बिलीव करते हैं, लेकिन ये नहीं करते। CLS are concerned with more theoretical approach than realists. Realists embrace neutrality of law and ideology of liberalism, whereas CLS rejects both of them. CLS वाले तो देखें ना, वो तो इस पूरे सिस्टम के खिलाफ हैं जिस सिस्टम में हम रह रहे। अब इन पे जो क्रिटिसिज्म है वो क्या है, वो ये है कि नो डेफिनेट अप्रोच टुवर्ड्स लॉ एंड लैक ऑफ फ्रेमवर्क के, ये तो सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं, ये कोई प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं बताते। इट हैज़ बीन क्रिटिसाइज बाय मार्क्सिस्ट एज ओरिजिनल फ्रैंकफर्ट स्कूल वाज क्लोज टू इट बट द सेम कांट बी सेड इन मॉडर्न टाइम। अब देखना, हाबरमास के बाद, हाबरमास से इम्प्रेस होने वाले आगे वो मार्क्सिस्ट आइडिया से थोड़े से दूर निकल गए, जिस पे क्रिटिसिज्म करते हैं फिर मार्क्सिस्ट वाले के, क्योंकि फ्रैंकफर्ट जो इनकी ओरिजिनल आइडियोलॉजी थी वो कुछ और थी, सीएलएस ये क्रिटिकल थ्योरी वालों की। ड्यू टू इट्स रेडिकल एंड एंटी स्टेटस को अप्रोच, क्रिटिकल थ्योरी इज कंसिडर्ड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मूवमेंट इन पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी। इट हैज़ बीन इमेंसली इन्फ्लुएंशियल इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, लॉ, लिटरेचर एंड द सोशल साइंसेज। और ये एक हकीकत है, मैंने जिस तरह पहले आपको बताया कि आज के वक्त में जब दुनिया में जो स्टडी हो रही है उसमें क्रिटिकल थ्योरी का बहुत ज़्यादा आता है, चाहे आप कोई भी सोशल साइंसेस का डिसिप्लिन उठा के देख लें, ना सिर्फ लॉ है बल्कि और भी जो दूसरे इसके साथ, चाहे वो पॉलिटिकल इकॉनमी है, चाहे वो एंथ्रोपोलॉजी है, चाहे वो और इस तरह के। तो आज का ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंक्लूड होता है, और ये दौरे हाज़िर का टॉपिक है बेसिकली, तो इसलिए इसमें बेशुमार क्वेश्चंस जो हैं वो राइज होते हैं। तो आई विल बी अवेलेबल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर दैट। थैंक यू।